Hello everyone, welcome to the daily session of the Hindu News Analysis, and we are going to discuss important news articles from today's newspaper 3rd August 2026. So let's move on to the first news. So first news is related to Kaveri river dispute. So basically, as we know that Kaveri is facing a situation of low water levels. Why? Because of पुअर मानसून, कम रेनफॉल हुई है, सो उसकी वजह से क्या है, क्राइसिस चल रहा था. एंड क्या है, तमिलनाडु वॉज आस्किंग कर्नाटका अगेन एंड अगेन टू रिलीज वाटर्स, राइट. तो उसके कारण क्या था, बिकॉज देर इज़ एंड कर्नाटका वॉज सेइंग दैट बिकॉज देर इज़ लिमिटेड वाटर, सो दे आर रिलीजिंग अ लिमिटेड क्वान्टिटी ऑफ वाटर टू तमिलनाडु, राइट. So we have read that the Kaveri Water Management Board has also ordered the Karnataka government to release the water for Tamil Nadu. तो उसी से कॉन्टेक्स्ट से ये न्यूज़ है. सो कावेरी सिचुएशन बेटर से कर्नाटका सीएम. तो अभी क्या है, बिकॉज ऑफ रेनफॉल हैज़ कम एज अ सेवियर फॉर द सिचुएशन, तो वाटर लेवल्स बढ़ गए. सो दैट इज़ वाई द कर्नाटका CM इज सेइंग दैट नाउ द कावेरी सिचुएशन इज़ बेटर, stating that the water situation in Kaveri was slightly better in the view of rain. Karnataka CM DK Shivaraman on Sunday reiterated his appeal to the Kannada organization to withdraw their statewide बंद प्लान फॉर द August 13. तो बेसिकली क्या था, जैसे ही तमिलनाडु हैज़ डिमांडेड मोर वाटर, तो कर्नाटका की कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिसाइडेड टू गो ऑन अ स्टेट वाइड प्रोटेस्ट कि हम पानी क्या है नहीं देने देंगे. तो उस कॉन्टेक्स्ट में CM की स्टेटमेंट आई है दैट बिकॉज ऑफ द रेन अभी वाटर के लेवल्स बढ़ गए हैं, सो नाउ द सिचुएशन इज़ कंपैरेटिवली बेटर. तो आप लोग ये जो प्लान कर रहे हो स्टेट लेवल का प्रोटेस्ट, इसको मत करना, राइट. तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये स्टेटमेंट आई है, राइट. आई होप द न्यूज़ इज़ क्लियर. सो लेट्स डिस्कस लिटिल बिट अबाउट कावेरी. कि कावेरी के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं रिवर कावेरी के बारे में, क्योंकि इट इज़ सो मच इन न्यूज़, सो वी नीड टू नो सर्टन थिंग्स अबाउट इट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो दैट दिस रिवर इज़ नोन एज द गंगा ऑफ साउथ. इसको साउथ इंडिया की गंगा भी बोलते हैं, राइट. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. देन you should know, when we read about South Indian rivers, peninsular rivers, we read is it east flowing river or is it a west flowing river. So it is basically what, a east flowing river starting from Karnataka, flows through Tamil Nadu and then drain its water into Bay of Bengal. So it is basically what, east flowing river. So this is important point. And what is the origin is Brahmagiri Hills. Brahmagiri Hills is the origin. Karnataka is the origin, and then it ends into what? It ends into Bay of Bengal. राइट. सो ये इसके ओरिजिन के बारे में आपने थोड़ी सी चीज़ें याद रखनी है. सो राइट, सो व्हाट वी हैव लर्न, फर्स्ट ऑफ ऑल कावेरी, इसका ओरिजिन इज़ व्हाट, ब्रह्मगिरी हिल्स. देन वी रेड अबाउट इट्स दैट इट इज़ नोन एज गंगा ऑफ द साउथ, right. Then we read it is a east flowing river, right. Then it flows through what, it flows through Karnataka and Tamil Nadu, and then what, flows into Bay of Bengal, right. So I hope this is clear. Then there is an ongoing water dispute between Kaveri, right. So Kaveri water dispute is all something which keeps on
कमिंग अप इन द न्यूज़ अगेन एंड अगेन. सो दिस इज़ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को लेके देयर इज़ अ डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु, राइट. सो बेसिकली क्या है, इसके लिए लाइक कावेरी वाटर मैनेजमेंट बोर्ड भी बना हुआ है, विच इज़ वॉट फॉर्म्ड अंडर द इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्ट एक्ट ऑफ 1956. तो बेसिकली क्या है, याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 262 ये डायरेक्ट करता है, क्या डायरेक्ट करता है, दैट पार्लियामेंट बाय लॉ कैन सेट अप अ ट्रिब्यूनल टू सॉल्व इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट्स, राइट. तो इसीलिए पार्लियामेंट केम अप विद दिस एक्ट विच इज़ नोन एज इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्ट. इसके अंडर क्या है, जिस जिस रिवर का भी क्या है डिस्प्यूट चल रहा है उसके लिए क्या है ट्रिब्यूनल बनाया जा सकता है. तो इसीलिए कावेरी वाटर का भी डिस्प्यूट चला था, तो इसका क्या है कावेरी वाटर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो ट्रिब्यूनल है वो बना हुआ है, जो डिसाइड करता है कि कितना कितना पानी कौन कौन सी स्टेट को दिया जाएगा. सो आई होप दिस इज़ क्लियर. सो दिस इज़ अ ऑनगोइंग क्राइसिस. सो आई थॉट कि इसका रिवर के बारे में वी नीड टू डिस्कस सर्टन थिंग्स. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़. Okay, so next news is from the ongoing Iran-US crisis. एंड व्हाट इज़ द न्यू अपडेट. तो हमने देखा था कुछ दिनों से क्या है जो मिसाइल की जो अटैक्स थे वो रुके हुए थे. देयर वाज अ अनसेड सीज़फायर. तो अल्टीमेटली देयर वाज टॉक्स गोइंग ऑन. तो अभी ट्रंप की एक स्टेटमेंट आई है, पता नहीं अब इसमें कितनी सच्चाई है, बिकॉज ट्रंप की स्टेटमेंट पे भी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो. वो आज कुछ कह रहे हैं, कल सुबह कुछ और कहने लग जाएंगे. तो बट या लेट्स सी क्या स्टेटमेंट है. तो इट इज़ सेइंग दैट डील क्लोज, US Israel to hold back on Iran attacks Trump. तो ट्रम्प कह रहा है फाइनली वी हैव क्लोज्ड अ डील विद ईरान एंड नाउ USA और इसराइल क्या है ईरान के ऊपर फर्दर अटैक्स नहीं करेंगे. सो इट इज़ सेइंग दैट द इमर्जिंग डील would include the immediate, complete and total opening of the Strait of Hormuz and an end to the Iran's nuclear threat. तो बेसिकली सेइंग दैट ये जो हमने डील डिसाइड करी है इसकी वजह से क्या है, नाउ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज वुड बी ओपन, राइट. तो this is what Trump is saying. He said Israel is joining his commitment to end the war, but Israel did not publicly comment on this announcement. So he is saying that Israel is also with us and they are also ready to end the war, but as such Israel की तरफ से कोई confirmation नहीं आया. Even the Iran has said that कि what is they said US has said that Iran has requested us to what stop the this attack. So but the Iranian media is declining this and they are saying that Washington is lying. हमने उनको ऐसा कुछ नहीं बोला कि हमारे ऊपर अटैक्स मत करो. तो दे आर सेइंग दैट दिस इज़ नथिंग बट न्यू लाइज फ्रॉम द USA. So they are saying that Iran's defense minister said that country was neither surprised nor passive following the announcement. He added that Iran continued to remain alert in the face of concrete threats from the US. तो they are saying कि ठीक है, दे आर सेइंग कि हम लोग कर लेंगे, फर्दर अटैक्स नहीं होंगे, बट ईरान स्टिल इज़ ऑन हाई अलर्ट बिकॉज वी आर रेडी फॉर एवरी टाइप ऑफ अटैक अगर कोई होता है. सो इट इज़ सेइंग दैट अभी इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि फेबररी से जब से ये क्राइसिस चल रहा है, सो मैनी टाइम्स मिस्टर ट्रम्प हैज़ कम एंड सेड दैट वी आर गोइंग टू एंड दिस वॉर, बट फिर से क्या है फाइटिंग रिज्यूम हो जाती है. तो इस पर अभी इतना ट्रस्ट नहीं किया जा सकता जब तक कि तीनों पार्टीज़ जो बीच में इन्वॉल्व हैं दे ऑल्सो से कि हाँ वी आर द डील इज़ क्लोज. तो इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर ट्रम्प. तो अभी पता नहीं डील कितनी क्लोज हुई है कि नहीं, आने वाले दिनों में पता चलेगा, राइट. सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट न्यूज़. दिस इज़ रिलेटेड टू द
ongoing this Commonwealth Games. So Commonwealth Games चल रही है, कहाँ पे चल रही है? These are going on in Glasgow, राइट? थोड़ा सा कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में पहले थोड़ी चीज़ें एक दो पढ़ते हैं, देन क्या है, वी विल मूव ऑन टू द न्यूज़. तो कॉमनवेल्थ जो गेम्स हैं, राइट, ये बेसिकली क्या है, अर्स्टवाइल मतलब जो पहले क्या थी, ब्रिटिश कॉलोनीज़ थी, ब्रिटिश की कॉलोनीज़ थी, कंट्रीज़, उन कंट्रीज़ के बीच में होती है, राइट. लेकिन ऑल कंट्रीज़ जो कॉमनवेल्थ का पार्ट है वो सारी की सारी ब्रिटिश की कॉलोनीज़ नहीं है, कुछ नहीं भी थी, बट वो भी कॉमनवेल्थ गेम्स का पार्ट है, राइट. पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स कब हुए थे? 1930 में फर्स्ट टाइम हुए थे, याद रखना है, राइट. एंड कहाँ पे हुए थे? दे टुक प्लेस इन हैमिल्टन, राइट. इंडिया ने पहली बार कब पार्टिसिपेट किया था? 1934 में. सो इंडिया पार्टिसिपेटेड फर्स्ट टाइम इन 1934. अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, फर्स्ट इंडियन टू गेट गोल्ड मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम्स. वो कौन थे जिनको पहली बार कॉमनवेल्थ में गोल्ड लाने वाले फर्स्ट इंडियन कौन थे? ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, राइट. देन इस साल का जो कॉमनवेल्थ गेम्स है, इस साल का जो कॉमनवेल्थ गेम्स है कहाँ पे हो रहा है? इसका वेन्यू क्या है? व्हाट इज़ द वेन्यू? वेन्यू इज़ ग्लासगो, स्कॉटलैंड, राइट. ये तो ग्लासगो केम forward and saved the Commonwealth Games basically this year. Otherwise what was the original venue? Original venue पहले कहाँ पे होना था? तो original venue was Victoria, Australia, याद रखना है. This year Commonwealth Games are important. तो Australia, Victoria, Australia was the original venue but it backed off. क्यों? Citing inflation, कि बहुत महंगाई है, हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो दे बैक्ड ऑफ. तो फाइनली क्या है, ग्लासगो में स्कॉटलैंड सामने आया, उन्होंने बोला दैट वी विल होल्ड. सो बेसिकली वी वर डिस्कसिंग द कॉमनवेल्थ गेम्स ऑफ 2026, जिसमें वी वर टॉकिंग अबाउट इंडिया की ओपनिंग सेरेमनी के बारे में, दैट हु वॉज द फ्लैग बेरर इन द ओपनिंग सेरेमनी. ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरर, तो वी टॉक्ड अबाउट 2 पर्सन, लवलीना एंड मीराबाई चानू. एंड मीराबाई चानू के नाम इस कॉमनवेल्थ में क्या है, उन्होंने फिर से गोल्ड मेडल जीत लिया है. एंड दिस इज़ हर थर्ड गोल्ड मेडल इन कॉमनवेल्थ, राइट. कॉमनवेल्थ गेम्स में उनका थर्ड गोल्ड मेडल है. एंड विद दिस शी हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन, जिसके क्या है, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू हैव 3 कंसेक्यूटिव गोल्ड मेडल्स एट कॉमनवेल्थ गेम्स, राइट. आई होप दिस इज़ क्लियर. एंड क्या है, लवलीना बोरगोव के बारे में आपने मुझे बताना है कि इस साल इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कौन सा मेडल जीता है. तो कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है कमेंट करके कि इन्होंने कौन सा गोल्ड मेडल जीता है, राइट. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़. And the next news article is related to a very important topic which is regarding MSP. तो बेसिकली क्या है, पंजाब में एज यू नो पंजाब असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं. पंजाब असेंबली इलेक्शंस आर गोइंग टू बी अराउंड नवंबर-दिसंबर में. एंड क्या है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या अब लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए दे आर गिविंग डिफरेंट एलियोरमेंट्स दे रहे हैं. लाइक उसी में क्या है, बीजेपी इज़ गिविंग अ allurement that BJP vows to procure all the crops at MSP. तो वो कह रहे हैं किसानों को टू गेट द फार्मर्स वोट कि हम आपकी सारी क्रॉप्स MSP पे खरीदेंगे, राइट. तो दिस इज़ ये स्टेटमेंट तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है. व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस इज़ व्हाट इज़ MSP, राइट. इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं दैट वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ MSP. सो बेसिकली क्या है, MSP इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक एज पर योर एग्जामिनेशन. तो MSP क्या है, इट स्टैंड्स फॉर, फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना है इसका फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस.
तो ये क्या है, व्हाट इज़ दिस बेसिकली, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब क्या है? तो बेसिकली ये वो प्राइस है एट विच गवर्नमेंट इज़ रेडी टू प्रिक्योर मीन्स बाय, गवर्नमेंट इज़ रेडी टू बाय क्रॉप्स फ्रॉम द फार्मर। तो इस प्राइस पे क्या है, वो फार्मर से क्रॉप खरीदेंगे, राइट। इररिस्पेक्टिव, फ़र्क नहीं पड़ता कि मार्केट प्राइस क्या है उस क्रॉप का, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ क्रॉप। तो उस क्रॉप का मार्केट प्राइस ज़्यादा हो कम हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक प्राइस डिसाइड हुआ है एंड इट इज़ अनाउंस्ड एवरी ईयर। तो बताते हैं कि हम इस प्राइस पे कोई क्रॉप को खरीदेंगे, राइट। क्या इज़ इट अनाउंस फॉर ऑल क्रॉप्स? तो क्या सब क्रॉप्स गवर्नमेंट बाय कर रही है एमएसपी पे? तो नो, दिस इज़ नॉट राइट। तो क्या है, गवर्नमेंट इज़ बेसिकली अनाउंसिंग एट दिस टाइम 23 क्रॉप्स के ऊपर क्या है एमएसपी अनाउंस हो रहा है एट प्रेजेंट, राइट। तो एट प्रेजेंट कितनी क्रॉप्स हैं? 23 क्रॉप्स हैं, जिसमें आपकी आ जाएगी जैसे वीट आ जाएगी, राइस है, ऑयल सीड्स हैं, आपके पल्सेस हैं, राइट। तो इन सब पे क्या है, गवर्नमेंट इज़ गिविंग एमएसपी एंड गवर्नमेंट इज़ गिविंग एमएसपी कि हम क्या है एटलीस्ट इस प्राइस पे तो हम क्या आपके गुड्स को बाय करेंगे, राइट। ये एमएसपी अब अनाउंस कौन करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे? तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एमएसपी अनाउंस करती है सीएसीपी। एंड व्हाट इज़ दिस सीएसीपी? दिस इज़ कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस। तो ये कमीशन है जिसका नाम है एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन। तो ये कमीशन अनाउंस करती है एमएसपी की कौन सी क्रॉप पे, कि वीट पे एमएसपी कितना होगा, राइस पे कितना होगा, ऑयल सीड्स पे क्या होगा, पल्सेस पे। तो जितनी भी 23 क्रॉप्स के ऊपर जो एमएसपी अनाउंस होता है वो अनाउंसमेंट किसके द्वारा किया जाता है? तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे सीएसीपी करती है। व्हाट इज़ सीएसीपी? सीएसीपी इज कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हु अनाउंस। बट एक और चीज़ याद रखनी, हु डिसाइड्स कि कौन सी क्रॉप पे कितना एमएसपी देना, प्राइस पिछले साल से ज़्यादा करना है, कितना करना है, कम करना है, क्या प्राइस रहेगा कौन सी क्रॉप पे, वो डिसाइड कौन करता है? तो इट इज़ डिसाइडेड बाय सीसीईए। एंड व्हाट इज़ दिस सीसीईए? दिस इज़ अ कैबिनेट कमेटी। एक कैबिनेट कमेटी बैठती है ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, राइट। एंड दिस कमेटी डिसाइड्स। तो इसमें क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर्स, इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर होंगे, जैसे इसमें मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस होंगे, राइट, एक्सेट्रा। सो दे विल डिसाइड कि क्या है किस क्रॉप पे क्या एमएसपी देनी है, ये डिसाइड करेंगे। एंड दे विल इन्फॉर्म व्हाट, सीएसीपी को इन्फॉर्म करेंगे, सीएसीपी इसको अनाउंस कर देंगी एंड अल्टीमेटली क्या है ये पब्लिकली सबको पता चल जाएगा बाय द वे ऑफ सीएसीपी, राइट। तो इज़ इट क्लियर? सो एमएसपी क्या है, वो प्राइस जिस पे क्या है जो गवर्नमेंट है फार्मर से क्रॉप्स बाय करती है, राइट। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। देन एमएसपी के बारे में एक, बट अब एमएसपी पे इतना प्रोटेस्ट या क्यों चलता रहा? अभी फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ, राइट, उसमें भी दे वर टॉकिंग अबाउट एमएसपी। तो व्हाट इज़ द इशू? ये तो अच्छी बात है, सरकार पहले से आपको बता रही है कि आपको इस प्राइस पे आपके गुड्स को बाय करेंगे, तो इससे तो क्या है फार्मर को अच्छा उसको प्राइस श्योरिटी मिल रही है, तो वो क्या है अच्छे से उसको एनकरेजमेंट होगी टू ग्रो क्रॉप्स। जो उसे पता है कि सरकार मेरी इतने पैसे में खरीद ही लेगी, तो उसको टेंशन नहीं है, ही कैन क्या आराम से ग्रो कर सकता है क्रॉप, क्योंकि उसको पता है गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू बाई एट दिस प्राइस। सो वेयर इज़ द इशू? द इशू इज़ दैट इट इज़ जस्ट अ प्रॉमिस। इट इज़ व्हाट? एमएसपी इज़ अ प्रॉमिस बाय द गवर्नमेंट, प्रॉमिस है। तो प्रॉमिस आर मेंट टू बी ब्रोकन, तो प्रॉमिस तो तोड़ा भी जा सकता है। तो एमएसपी की प्रॉब्लम ये क्या है, दैट इट इज़ नॉट, there is no law regarding MSP, कि सरकार MSP देगी इसके रिगार्डिंग कोई भी लॉ नहीं है। इट मीन्स इट इज़ नॉट अ लीगल राइट। तो ये एक लीगल राइट नहीं है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है MSP की। तो यही क्या डिमांड आ रही है फार्मर से बार बार? तो फार्मर किस चीज़ की प्रोटेस्ट कर रहे हैं? दैट मेक MSP व्हाट? लीगल राइट। लीगल राइट कैसे बनेगा एमएसपी? हाउ विल एमएसपी बी ए लीगल राइट? लीगल राइट तब बनेगा जब एमएसपी के ऊपर क्या है एक
लॉ आ जाएगा. सो दे आर सेइंग दैट MSP के ऊपर एक लॉ पास करो और इसको क्या है, लीगल राइट बना दो. दिस इज़ द डिमांड ऑफ द फार्मर्स, राइट. तो याद रखना है, राइट नाउ देयर इज़ नो लॉ रिगार्डिंग MSP इन द कंट्री एंड इट इज़ जस्ट अ प्रॉमिस. अब लॉ बनाने से क्या फ़ायदा होगा? लॉ बनाने से ये फ़ायदा होगा कि इन केस द गवर्नमेंट डज नॉट बाय द crops from the farmer at the given price, तो they can be what, sued. But when it is promised, तो they cannot be sued. तो क्या है, तो जस्टिस आप डिमांड ही नहीं कर सकते. प्रॉमिस पे क्या जस्टिस डिमांड करोगे? सो आई होप दिस इज़ क्लियर दैट वेयर इज़ द इशू लाइंग, राइट. सो इसीलिए क्या है, अभी दे आर ट्राइंग टू अलॉट द फार्मर्स बाय सेइंग दैट सारी क्रॉप्स पे, अभी के 23 क्रॉप्स पे अनाउंस होता है. वो कहते हैं पंजाब में जितनी क्रॉप्स आप उगाओगे सबको ही सारी की सारी क्रॉप्स क्या हम MSP पे उठा लेंगे. तो ये इट इज़ जस्ट एन एलियोरमेंट. ये करना बहुत डिफ़िकल्ट और गवर्नमेंट के ऊपर क्या है बहुत ही बर्डन होगा इकोनॉमिक. तो ये तो होने वाला नहीं है. इट इज़ जस्ट एन एलियोरमेंट, बट वो सब इलेक्शन में चलता है. ओके. So next news is related to the census. It is saying that census self-enumeration begins in Assam, bearing two flood head districts. तो as you know असम में क्या है, फ्लड आया हुआ है. तो सेंसस के लिए जो भी सर्वे डाटा कलेक्शन होनी है वो सब चल रहा है, एक्सेप्ट इन 2 डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे क्या है फ्लड आया हुआ है. तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि एक ऑपरेशन चला रही है इंडियन आर्मी, ऑपरेशन ऑफ द इंडियन आर्मी. उस ऑपरेशन का क्या नाम है? टू हेल्प पीपल इफेक्टेड बाय दिस असम फ्लड. तो असम फ्लड में जो लोग इफेक्ट हुए हैं उनको हेल्प करने के लिए इंडियन आर्मी की तरफ से एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है. उस ऑपरेशन का नाम आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, राइट. सो लेट्स मूव ऑन टू लेट्स टॉक अबाउट द सेंसस. तो सेंसस के क्या है, अभी सेल्फ इनम्यूरेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गए असम में, उससे रिलेटेड न्यूज़ है. तो आई वांट टू टॉक लिटिल बिट अबाउट सेंसस, दैट व्हाट इज़ सेंसस. सेंसस किसको बोलते हैं? जनगणना. सो माई हिंदी इज़ वेरी पुअर. सो जनगणना सेंसस को बोलते हैं. सो बेसिकली क्या है, सेंसस में इंफॉर्मेशन डेटा इज़ कलेक्टेड. किन का इंफॉर्मेशन और डेटा कलेक्ट किया जाता है और कौन सा वाला डेटा? आपका डेमोग्राफिक डेटा. डेमोग्राफिक डेटा में क्या आ जाएगा? आपकी एज, आपका जेंडर, आपके बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन, राइट. देन योर सोशल डेटा भी कलेक्ट किया जाता है. सोशल डेटा में क्या है, इस बार क्या होगा, दे आर इवन गोइंग टू लाइक कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट योर कास्ट. तो याद रखना, दिस इज़ द फर्स्ट सेंसस, फर्स्ट कास्ट सेंसस ऑफ इंडिया. तो ये इंडिया का फर्स्ट कास्ट सेंसस भी होगा, तो ये याद रखना है. दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट. व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट? दिस इज़ first caste, something is wrong, so first caste census, right. So this is important, first caste census. Okay. and आपका इकोनॉमिक डेटा, तो वेरियस डेटा ऑफ किनका, ऑफ द पीपल लिविंग इन कंट्री, ऑफ द पीपल लिविंग इन द कंट्री. तो उन सब का डेटा कलेक्ट किया जाएगा. थोड़ी सी अगर इसकी हिस्टोरिकल हम बैकग्राउंड देखें तो इंडिया में हिस्ट्री इसकी देखें सेंसस की, तो इंडिया में पहली बार सेंसस वाज डन इन 1871. बट ये क्या था, दिस वाज नॉन सिंक्रोनाइज्ड सेंसस था. नॉन सिंक्रोनाइज्ड सेंसस क्या होता है, जिसमें सारा डेटा एक साथ कलेक्ट नहीं करते. तो इंडिया का फर्स्ट सिंक्रोनाइज्ड कंप्लीट सेंसस कब हुआ था? दिस वाज द फर्स्ट सिंक्रोनाइज्ड सेंसस ऑफ इंडिया, राइट. तो ये प्री इंडिपेंडेंस है. ये क्या है, प्री इंडिपेंडेंस. आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या है? आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे पहला सेंसस कब हुआ? 1951 में हुआ. एंड ये जो सेंसस हुआ, दिस टुक प्लेस अकॉर्डिंग टू सेंसस एक्ट 1948, राइट. एंड इस सेंसस एक्ट में लिखा है कि टू डू सेंसस आफ्टर एवरी 10 ईयर. तो हर 10 साल बाद क्या है, सेंसस होगा. तो 1951 में हुआ, 1961 में हुआ, 71 में हुआ, ऐसे ही
2011 में हुआ, राइट। क्या अब किस में होना था? 2021 में होना था, बट दिस डिड नॉट टेक प्लेस। क्यों? क्योंकि 2021 में क्या था? कोविड था। तो कोविड के कारण क्या था? लॉकडाउन था, तो डेटा कलेक्ट करना वॉज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये है कैंसिल हो गया 2021 का, जो कैंसिल हो गया सेंसस, तो तब से डिले चल रहा है। तो अभी क्या अल्टीमेटली 2027 में फाइनली सेंसस इज़ गोइंग टू टेक प्लेस। तो फाइनली सेंसस इज़ गोइंग टू टेक प्लेस। इस सेंसस के बारे में 2-3 इन्फॉर्मेशन याद रखनी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये इंडिया का फर्स्ट कास्ट सेंसस होगा जिसमें आपका कास्ट डेटा भी पूछा जाएगा। दूसरा, ये इंडिया का फर्स्ट डिजिटल सेंसस होगा जिसमें क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन क्या है, डिजिटली कलेक्ट की जाएगी और स्टोर की जाएगी। सो दिस इज़ व्हाट डिजिटल, फर्स्ट डिजिटल सेंसस एज वेल, राइट। एंड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग दिस सेंसस? तो इट इज़ कंडक्टेड बाय ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार, विच इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर क्या है? ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल, जिसका काम है टू कंडक्ट द सेंसस। तो ये सेंसस करवाते हैं। तो आई होप आपको क्लैरिटी हो गई है सेंसस के बारे में, हमने जितने भी पॉइंट डिस्कस करे हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल। Okay, so next news is related to the drug-free youth crucial for development of India, said by Prime Minister Modi. So Prime Minister Modi has launched a nationwide campaign launch कर दिया उन्होंने against the drugs, saying कि अगर आपने कंट्री को डेवलप करना है तो फिजिकली और मेंटली फिट यूथ इज़ द की टू दैट, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर विकसित भारत की कंट्री का यूथ क्या है, हर तरीके से सक्षम हो, फिजिकली भी और मेंटली भी। तो इसके लिए उन्होंने क्या है, दे हैव लॉन्च द कैंपेन, अभियान जिसका नाम है नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान। नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान, अभियान का नाम याद रखना है ड्रग फ्री यूथ फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया प्लेज कैंपेन। तो ये क्या है, एक प्लेज कैंपेन है जिसमें क्या है, दे आर गोइंग टू फोकस ऑन प्रमोशन ऑफ ड्रग फ्री इंडिया। सो आई होप दिस इज क्लियर। देन सो इसके बारे में आपने इतना ही याद रखना। देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, एंड दिस इज रिलेटेड टू द NSA। सो व्हाट इज़ NSA, इसके बारे में पता होना चाहिए। एंड व्हाट इज़ द न्यूज़? सो कांग्रेस बेसिकली क्रिटिसाइज द यूज़ ऑफ NSA अगेंस्ट द असम लैंड राइट एक्टिविस्ट। तो बेसिकली क्या हुआ, असम में क्या हो रहा है, एक पर्सन है जिनका नाम है प्रणब धूले। तो ही हैज़ बीन प्रोटेस्टिंग, किस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ही इज़ प्रोटेस्टिंग बिकॉज वहाँ पे क्या है, काजीरंगा नेशनल पार्क के पास। तो पहली बात तो आपने काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में याद रखना है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? दिस बिलोंग्स टू असम, राइट। वहाँ पे क्या है, काजीरंगा नेशनल पार्क के आसपास क्या है, एक 5 स्टार होटल बनने जा रहा है। तो उसमें क्या है, काजीरंगा नेशनल पार्क की बहुत ज़्यादा जो स्पेस है उसका यूज़ होगा, राइट। तो वो लैंड उसकी यूज़ होगी। दूसरी बात क्या है, जो वहाँ पे कुछ ट्राइबल्स भी हैं उनकी लैंड भी क्या है, फोर्सफुली क्या है, बोला जा रहा है ये कि उनकी लैंड भी क्या है, फोर्सफुली गवर्नमेंट क्या है, टेक ओवर कर रही है, एक्वायर कर रही है, फोर्सफुली कर रही है। तो ये दोनों चीज़ों पे के लिए क्या है, वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था, एंड दिस प्रोटेस्ट वाज बीइंग लेड बाय प्रणब डुले। तो इनको प्रणब डुले जी को क्या है, अरेस्ट कर लिया गया था। जब इनको अरेस्ट कर दिया गया तो अल्टीमेटली क्या है, कोर्ट ने उनको क्या है, बेल ग्रांट कर दी, राइट। तो ही वॉज ग्रांटेड बेल, बट बेल ग्रांट करने के बाद क्या हुआ, सी दैट पर्सन इज स्टिल इन द लाइक, अभी भी वो अरेस्टेड है। क्यों? क्योंकि अब उनके ऊपर क्या है, गवर्नमेंट ने क्या है, NSA के चार्जेस लगा दिए। सो अंडर NSA अब उनको अरेस्ट कर लिया। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ दिस NSA, एंड इसके अंडर जब अरेस्ट होते हैं तो क्या होता है, राइट। सो बेसिकली लेट्स टॉक अबाउट NSA। व्हाट इज़ NSA एक्ट? सो दिस इज़ व्हाट नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। तो ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है जो 1980 में पास हुआ था, एंड इसका काम क्या है, इसका काम है ये दिस एक्ट गिव्स पावर टू it gives huge power to the central and the state government। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर देता है टू अरेस्ट एनी पर्सन
किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं. टू अरेस्ट एनीबडी इफ देयर इज थ्रेट टू सिक्योरिटी, लॉ, पब्लिक ऑर्डर. तो अगर कुछ ऐसा लगता है कि कोई आदमी देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा, पब्लिक ऑर्डर के लिए कोई खतरा है, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर सकता है, तो उस पर्सन को क्या है, अंडर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्या है, अरेस्ट किया जा सकता है. तो ऐसी अरेस्ट जो किसी की जाए, इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन. तो उसको क्या है, अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन रखा जा सकता है. राइट. अगर कोई पर्सन क्या है, लगता है कि ही इज़ द सिक्योरिटी थ्रेट, ही इज़ अ थ्रेट टू द लॉ एंड ऑर्डर, या उसकी वजह से क्या है, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है, उसकी वजह से कोई वायलेंस हो सकती है, तो उस पर्सन को क्या है, प्रिवेंटिव उसको क्या है, अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन रखा जा सकता है. एंड व्हाट इज़ दिस प्रिवेंटिव डिटेंशन, कि बिफोर कमिटिंग क्राइम. जेल कब होती है, आपको जेल में कब रखा जाता है, जब आप क्राइम कर देते हो. लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है, अभी आपने क्राइम नहीं किया, बिफोर कमिटिंग क्राइम पर्सन इज़ अरेस्टेड. तो पर्सन को पहले ही अरेस्ट किया जाता है, क्योंकि लग रहा है कि ये बंदा क्राइम कमिट कर देगा, तो उसको रोकने के लिए क्या, प्रिवेंट करने के लिए क्या, पहले ही डिटेन कर लिया जाता है. तो इस टाइप की डिटेंशन को क्या कहते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन. तो एनएसए भी बेसिकली क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन ही है, जिसमें क्या है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है कि कोई पर्सन क्या है, देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए या स्टेट की सिक्योरिटी के लिए या पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर के लिए क्या है, थ्रेट है, तो उसको क्या है, आप अरेस्ट कर लो. राइट. एंड इस पर्सन को अरेस्ट करके अप टू 12 मंथ्स तक रखा जा सकता है. इस पर्सन को अप टू 12 मंथ्स तक क्या है, डिटेन किया जा सकता है. राइट. तो आप बताओ इससे क्या है, इंसान की जो राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हिंडर हो गई. राइट. राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हिंडर हो गई. अभी इस केस में आदमी प्रोटेस्ट कर रहा है, तो उसकी राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी तो हिंडर हुई, क्योंकि अगर उसने कुछ बोला, सरकार को लगा अच्छा ये तो हमारे एंटी कर रहा है, तो उसका मिसयूज़ करके एनएसए एक्ट का क्या है, मिसयूज़ भी तो हो सकता है. तो उसकी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच भी क्या है, वो भी अंडर जो है, इट कैन बी क्वेश्चनेबल. अगर आप मिसयूज़ करते हो किसका, अगर मिसयूज़ होता एनएसए का. और बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे मिलते हैं जहाँ पे क्या है, एनएसए का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ देखा गया है. इन मणिपुर, इन मेघालय, इन नागालैंड ऑल्सो, मणिपुर, नागालैंड, असम, यहाँ पे क्या है, ह्यूज केसेस ऑफ मिसयूज ऑफ NSA हैज़ बीन फाउंड. राइट. सो आई होप दिस इज क्लियर दैट what is this NSA and who has the power to declare and detain a person under the NSA Act. Is it clear? So let's move on to the next news. So next news is related to the Sheikh Hasina. To Sheikh Hasina to hold press conference to outline the vision for Bangladesh. So basically what has happened? So let's talk about this thing. So basically what has happened? तो Mrs. Sheikh Hasina is what? She is going to hold a press conference in her upcoming days. तो क्या करने वाले हैं? Basically she is going to what? Virtually address the international media. And किस चीज़ के लिए she is going to hold the press conference? Because she is going to inform her homecoming. Her homecoming से क्या मतलब है? That she is going back to Bangladesh. She is going back to Bangladesh and she is informing publicly that she is coming Bangladesh. एंड बेसिकली इतना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए रीज़न एक ये भी है कि शी इज़ अफ्रेड कि अगर वो जाएगी तो उसको मार दिया जाएगा. सो शी इज़ बार बार शी इज़ सेइंग दैट आई वॉन्ट टू गो होम बट आई मे बी किल्ड. तो अल्टीमेटली नाउ शी हैज़ डिसाइडेड कि चाहे मैं मर भी जाऊँ बट एक बार तो मुझे बांग्लादेश वापस जाना है. सो आफ्टर 2 years ऑफ स्टेइंग इन एग्जाइल नाउ शी इज़ वॉट प्लान टू गो बैक टू हर कंट्री. तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं बेसिकली क्या हुआ था. तो थोड़ा सा बांग्लादेश का जो इवेंट्स है इसको अनफोल्ड करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना बांग्लादेश एज अ सेपरेट कंट्री बना 1971 में. राइट. 1971 में बांग्लादेश एज अ सेपरेट कंट्री बना फ्रॉम
सेपरेट किससे हुआ? फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान, राइट। तो सेपरेट कंट्री बन गया बांग्लादेश, राइट। तो बेसिकली क्या है, अभी गवर्नमेंट किसकी थी? शेख हसीना जी की। तो शेख हसीना वॉज इन पावर। तो जब शेख हसीना वॉज इन पावर, तो शेख हसीना गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया, एंड वो डिसीजन क्या था जिसके अगेंस्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। तो दे अनाउंस रिजर्वेशन। तो दे अनाउंस रिजर्वेशन कोटास, एंड किसके लिए ये रिजर्वेशन कोटा था? दे अनाउंस फॉर द फैमिलीज ऑफ फ्रीडम फाइटर। तो उन्होंने फ्रीडम फाइटर की जो फैमिलीज थी उनके बच्चों के लिए क्या है? कोटा अनाउंस किया। उन्होंने बोला दैट देयर वुड बी रिजर्वेशन कोटा फॉर द स्टूडेंट्स फ्रॉम फ्रीडम फाइटर्स। तो जिन्होंने 1971 में देश की आज़ादी की लड़ाई में जो है पार्टिसिपेट किया, उन फैमिलीज़ के बच्चों की क्या है, उनको क्या है, जॉब्स में क्या है, रिजर्वेशन कोटा दिया जाएगा। इसका रिज़ल्ट क्या निकला इस अनाउंसमेंट का? जैसे ये अनाउंस किया गया तो इसकी अनाउंसमेंट के क्या है, बाद में स्टूडेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। जैसे हमारे कंट्री में पेपर लीक के बाद हो गए थे, तो ऐसे ही क्या है, वहाँ पे भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो गए, लेकिन वहाँ का रीज़न पेपर लीक नहीं था, वहाँ का रीज़न क्या था? ये रिजर्वेशन कोटा था। देन ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट क्या है, इसको ब्रूटली क्या है, सुप्रेस करने की कोशिश करी गई। जब इसको ब्रूटली सुप्रेस करने की कोशिश करी गई तो क्या हुआ? अल्टीमेटली दिस टर्न्ड वायलेंट। तो जो स्टूडेंट्स हैं जो पहले पीसफुल थे, बाद में क्या हो गए? वायलेंट। एंड अल्टीमेटली क्या है, ये जो प्रोटेस्ट है दिस स्प्रेड, तो ये बढ़ गया। ये स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट से बढ़ के क्या है, स्प्रेड टू अदर सेक्टर्स ऑल्सो, एंड अदर डिमांड्स भी ऐड हो गई। जैसे इशू करप्शन का, गवर्नमेंट इनएफिशिएंट है, राइट, पॉवर्टी है। तो ये सारे इश्यूज भी क्या है, बाद में ऐड ऑन होते गए। और ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट था अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो गया? कंट्री वाइड प्रोटेस्ट में। कंट्री वाइड एक मूवमेंट बन गई। किस चीज़ के लिए? कंट्री वाइड मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया, जिसने क्या डिमांड किया? टू ओवरटर्न द गवर्नमेंट, कि वी वांट टू ओवरटर्न एंड वी वांट टू ओवरथ्रू द गवर्नमेंट। इस गवर्नमेंट को ओवरथ्रू करने के बारे में जो है मूवमेंट चेंज हो गई। सो स्टूडेंट प्रोटेस्ट से शुरू होकर देखो मूवमेंट कहाँ चली गई, राइट। तो स्टूडेंट्स आप बहुत पावरफुल हो स्टूडेंट्स, राइट। तो ये कंट्री वाइड प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। देन अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली ये हुआ कि शेख हसीना को क्या है, शी रिज़ाइंड। बट इतना वायलेंस था, शी वॉज फेयरिंग कि शायद मुझे मार ही ना दे। तो व्हाट शी लाइक टुक एग्जाइल, तो अपने कंट्री से भाग गई। एंड शी टुक एग्जाइल, एंड एग्जाइल लेके शी केम टू इंडिया। एंड फ्रॉम 5 अगस्त 2024 टिल 2026, तो 2 साल हो गए, शी इज़ इन व्हाट, इंडिया में ही है। And now what she is planning, that she will go back to her country, and that is why she is holding this conference telling the world that I am going back, and let's see what happens with me, right. This is what she want to tell the whole world, जिसके लिए क्या है, she is holding a press conference, right. So let's move on to the next news article. एंड नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इज़ रिलेटेड टू द स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो थोड़े दिन पहले हुआ। सो उसके बारे में इट इज़ सेइंग दैट द स्टेट अगेंस्ट इट्स स्टूडेंट लेसन्स टू रिमेंबर। तो अभी हमने एक रीसेंट एग्जांपल करी बांग्लादेश की, जिसमें क्या है, जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट है उसको क्या है, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। एंड दिस स्टूडेंट प्रोटेस्ट अल्टीमेटली व्हाट लेड टू द फॉल ऑफ शेख हसीना गवर्नमेंट, एंड नाउ शी इज़ ऑन द वर्ज ऑफ लाइक कि उनको इतना डर है कि मैं अगर अपने देश में भी वापस जाऊंगी कि लोग मुझे मार देंगे। तो उस लेवल पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट पहुंच गया। तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। दिस इज़ व्हाट द ऑथर इज़ ट्राइंग टू से इन दिस आर्टिकल, राइट। तो शशांक पांडे क्या है, बेसिकली ही इज़ अ लॉयर बेस्ड इन न्यू दिल्ली, ये उन्होंने लिखा हुआ आर्टिकल है। तो थोड़ा इसको पढ़ते हैं कि व्हाट द स्टेट नीड्स टू लर्न फ्रॉम दिस। तो बेसिकली सेइंग दैट जो है
स्टूडेंट प्रोटेस्ट क्या है, ये कोई नई बात नहीं है, हिस्टोरिकली भी क्या है इंडिया ने और वर्ल्ड ने क्या है बहुत सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट देखे हैं जो अल्टीमेटली रेवोल्यूशन के लेवल पे कन्वर्ट हो गए. तो फर्स्ट एग्जांपल इज गिविंग फ्रॉम इंडिया ओनली. तो ही इज़ टॉकिंग अबाउट 1876 में जब क्या है पर्सन नेम्ड एस.एन. बनर्जी जो कि बंगाल को बिलोंग करते थे, एंड एस.एन. बनर्जी फ्रॉम बंगाल एंड सम पीपल विद हिम ही स्टार्टेड अ प्रोटेस्ट. एंड उस टाइम पे क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट है तो दे स्टार्टेड अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट. एंड किस पर्पज़ के लिए, तो ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट था बेसिकली. एंड डिमांड क्या थी, डिमांड थी कि जो उस टाइम का इंडियन सिविल सर्विसेज था, तो इंडियन सिविल सर्विसेज में जो एज थी वो 21 ईयर्स थी, उसको रिड्यूस करके कितना कर दिया था, 18 ईयर्स कर दिया था. तो इस रिडक्शन से क्या हुआ, इंडियन सिविल सर्विसेज की जब एज जो है 21 से रिड्यूस करके 18 ईयर्स कर दी, तो बहुत सारे इंडियंस के लिए क्या हो गया, इट बिकेम वेरी डिफ़िकल्ट टू क्लियर दिस एग्ज़ाम एंड बी द पार्ट ऑफ दिस एलीट सर्विस, राइट. तो उसकी वजह से क्या है, इंडियंस को लगा कि एक डेलिब्रेट वे है, एक चालाकी से सोचा गया तरीका कि कैसे इंडियंस की पार्टिसिपेशन क्या है इंडियन सिविल सर्विसेज से कम की जाए. तो उस कॉन्टेक्स्ट में क्या है, ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ 1876 में अंडर द लीडरशिप ऑफ एस.एन. बनर्जी. एंड ये प्रोटेस्ट फाइनली क्या है लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन बाय द नेम ऑफ इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा. एंड दिस बिकेम द पैन इंडिया मूवमेंट बन गया. ये एक पैन इंडिया एसोसिएशन बन गया जिसमें क्या है पैन इंडिया के यूथ ने क्या है पार्टिसिपेट किया. एंड इवन दिस इंडियन एसोसिएशन जो है बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी क्या है ये मर्ज हो गई, राइट. एंड इन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन वहाँ पे भी किया, राइट. सो फर्स्ट एग्जांपल देयर साइटिंग की ये एक छोटा सा प्रोटेस्ट कितना बड़ा मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया, पैन इंडिया पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होगी, इतनी अवेयरनेस कर दी इन्होंने थ्रू दिस मोमेंट की क्या है ब्रिटिशर्स हमारे को क्या है एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. तो अल्टीमेटली क्या फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट हो गई, इतना यूथ अवेयर हो गया दैट यूथ में क्या है नेशनलिज्म की भावना आ गई. एंड दैट नेशनलिज्म लेड टू द व्हाट फ्रीडम ऑफ द कंट्री. तो देयर सेइंग कि व्हाट स्टार्टेड एज स्टूडेंट प्रोटेस्ट turned into nationalism and what later on turned into the fight for the freedom of the country, right. Then another example they are citing from Africa, that अफ्रीका में क्या हुआ, देयर वॉज अ मूवमेंट जो स्कूल चिल्ड्रन ने स्टार्ट करी अगेंस्ट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की स्कूल में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए. अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने उसको जब सप्रेस करने की कोशिश करी, दैट ऑल्सो टर्न इनटू अ ह्यूज मूवमेंट. एंड अनदर एग्जांपल दे आर गिविंग फ्रॉम इंडिया ऑफ 1976 जब देयर वाज इमरजेंसी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इम्पोज करी थी, राइट. एंड उस टाइम पे क्या था, सारे स्टूडेंट्स यूनियंस को बैन कर दिया गया था और स्टूडेंट्स को क्या है और क्या है देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल नहीं था, किसी को भी क्या है अगेंस्ट द गवर्नमेंट बोलने नहीं दिया जा रहा था. तो स्टूडेंट्स को बहुत सप्रेस किया गया, कोई भी प्रोटेस्ट करने नहीं दिया गया. एंड अल्टीमेटली जब 1977 में सारे राइट्स रिस्टोर हुए तो दिस स्टूडेंट्स जो इनको दबाया गया था अल्टीमेटली लॉन्च ह्यूज मोमेंट्स. एंड क्या है फाइनली क्या हुआ, अल्टीमेटली गवर्नमेंट फॉल डाउन हो गई, राइट. तो सरकारें गिर जाती है जब स्टूडेंट्स उठ जाते हैं. तो इसीलिए क्या स्टूडेंट प्रोटेस्ट को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए. देन दिस इज़ द ऑथर इज सेइंग दिस ओनली दैट अभी क्या है ये जो अभी का जो स्टार्ट हुआ था ये पार्लियामेंट के आसपास, ये जो जंतर मंतर के आसपास जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, दिस जस्ट स्टार्टेड एज अ ऑनलाइन स्टार्ट हुआ. एंड अल्टीमेटली क्या है लोग सड़कों पे आ गए एंड ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट बन गया जिससे क्या है गवर्नमेंट को फाइनली कम एंड लिसन टू द डिमांड्स ऑफ द स्टूडेंट्स. तो ये कह रहा है कि ये सब एग्जाम्पल से बेसिकली व्हाट इज़ ट्राइंग टू से दैट देयर आर सर्टन लेसन्स जो गवर्नमेंट को सीखने की ज़रूरत है जब भी कोई स्टूडेंट प्रोटेस्ट होता है, बिकॉज सेम पैटर्न इज़ फॉलोइंग. तो इतना पुराने मिस्टेक्स मत करो एंड लर्न फ्रॉम द पास्ट. तो सी थिंक दैट फर्स्ट lesson you need to learn that whenever there is a genuine grievance कि जब भी कोई प्रॉब्लम genuine प्रॉब्लम होगी and उसके against you should not use force. whenever there is a genuine problem that needs to be listened, उसको सुनने की ज़रूरत है एंड उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है विद प्रॉपर स्टेप्स.
तो उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है, उसको सोल्यूशन चाहिए, ना कि उसको फोर्स से दबाने की कोशिश करो। सो जब भी आप किसी जेन्युइन ग्रीवांस को दबाने की कोशिश करोगे विद फोर्स, तो वो क्या होगी, अल्टीमेटली इट वुड टर्न इनटू रेवोल्यूशन, राइट। तो दिस इज़ द फर्स्ट लेसन दैट वेन एवर द कॉज, जिसके लिए लोग बोल रहे हैं दैट कॉज इज़ जेन्युइन, एंड आप उसको फोर्स से दबाने की कोशिश करोगे, तो देन दिस वुड व्हाट गिव बर्थ टू रेवोल्यूशन, राइट। एंड व्हाट इज़ द सेकेंड लेसन? सेकेंड लेसन इज द यूज ऑफ what? Power, use of power, use of force, and use of every type of force, be it hard force, जिसमें क्या है आप लाठी चार्जर वो सब आ जाएगा, एंड बी द यूज़ ऑफ सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर में क्या, आप क्या बोलते हो, आपके क्या एक्शन है, आपकी क्या डिप्लोमेसी है, राइट। वो सब चीज़ें, किसी भी तरीके की जो पावर है उसको यूज़ कैसे करना, उसको ढंग से यूज़ करना है। बिकॉज जब भी देयर इज़ द सिचुएशन की स्टेट क्या है, कंटेम्प्ट क्या है, कोई भी ऐसा एक्शन लेता है, राइट। सो क्या है उसमें, क्या है, अगर स्टेट कुछ भी इलीगल अनलॉफुल वे से चलता है, तो क्या है, स्टेट का थोड़ा सा भी करने से क्या है, वो बहुत जल्दी डीलेजिटिमाइज हो जाता है एज कंपेयर टू द पब्लिक, राइट। तो बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट की छोटी सी गलती भी नहीं माफ़ होती। दिस इज़ व्हाट बेसिकली द क्रक्स ऑफ द स्टेटमेंट इज़। And then the third thing it is saying that the third lesson is that protest is a symptom, blocked accountability is the disease. So what does this mean? This means that whenever a protest is happening, that is not the problem is not that protest is happening, problem protest क्यों हो रहा है, because that is a depiction of something। जैसे डिजीज़ का डिपिक्शन क्या है, कि अगर आपको कोई डिजीज़ है उसके कुछ सिम्टम्स होंगे, कुछ देख के आपको पता चलेगा कि ये डिजीज़ है, अच्छा सिम्टम्स से पता चलता है। तो वैसे ही क्या, प्रोटेस्ट से भी पता चलता है दैट देयर इज़ अ प्रॉब्लम। प्रोटेस्ट इज़ व्हाट डिपिक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, एंड बेसिकली व्हाट इज़ द प्रॉब्लम in every case is that there is a lack of accountability, so there exists a problem। and what is that problem? कि किसी भी मुद्दे पे जो प्रॉब्लम चल रही है, कोई भी उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा। अभी क्या है, पेपर लीक हुए इतने सारे हुए, एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ, हर साल। अभी क्या 2025 में भी देयर वाज नीट का पेपर लीक, फिर से 2026 में भी पेपर लीक हो रहा है। तो नोबडी इज़ टेकिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर दैट। हु इज़ टेकिंग अकाउंटेबिलिटी? नोबडी। कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा दैट आई एम गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये मेरी गलती से हुआ है। सो जब वेन एवर देयर इज़ अ लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, देन देर आर गोइंग टू टेक प्रोटेस्ट। तो उसका आंसर ये नहीं है कि आप उसको फोर्सफुली ख़त्म कर दो उस प्रोटेस्ट को, उसका आंसर ये है कि उस ग्रीवांस को क्या है, प्रॉपर तरीके से एड्रेस करो। दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट लेसन जो सीखना चाहिए। एंड इट इज़ सेइंग दैट ये जो सारी प्रॉब्लम हुई है और जो जेंजी लेट जो ये इंडिया में मूवमेंट हुई, इसका ड्यूरेबल सोल्यूशन क्या है? इसका ड्यूरेबल सोल्यूशन ये नहीं है कि आप प्रोटेस्ट को ख़त्म कर दो और क्राउड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज लाओ। दैट इज़ नॉट अ गुड आंसर एंड ड्यूरेबल आंसर। वो तो क्या है, शॉर्ट टर्म आंसर है। आपने क्राउड मैनेज कर ली, लोग फिर से इकट्ठे हो जाएंगे अगर उनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं किया जाएगा। सो द ड्यूरेबल आंसर इज़ लाइक कि आप एक अकाउंटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करो, जहाँ पे क्या है, देयर इज़ अ ट्रांसपेरेंसी है, जहाँ पे ये इंश्योर किया जाए कि अगर कोई क्या है नुकसान हो रहा है तो उसके लिए अकाउंटेबल कौन है। फॉर एग्जांपल अगर एजुकेशन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो क्या है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को फ्रीडम दी जाए टू डिसाइड कि हाउ दे आर गोइंग टू इवेल्युएट द चिल्ड्रन, राइट। कौन से बेसिस पे वो स्टूडेंट्स को इवेल्युएट करने वाले हैं कि उनके फ्यूचर के लिए, एंड हाउ ट्रांसपेरेंट दैट प्रोसेस। तो ये सारी चीज़ें क्या है, दैट इज़ समथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड रादर देन कि आप कैसे सारी भीड़ को भगा सकते हो। दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। तो दिस इज़ वॉट द ऑथर इज़ ट्राइंग टू से इन दिस आर्टिकल। सो आई होप दिस न्यूज़ इज़ क्लियर. Let's move on to the next news articles. And then there was a interesting news today related to UK. So this is the last news of the day and it is about the UK. So UK PM Burnham
वी हैव रेड दैट एंडी बर्नहम ने अभी क्या है, ही हैज़ बिकेम द पीएम ऑफ यूके एंड ही सिग्नल सपोर्ट फॉर द रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस. तो बेसिकली दे आर व्हाट गोइंग लाइक दे आर इन द सपोर्ट ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. तो अभी क्या है, बेसिकली यूके का क्या है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है एंड नाउ दे आर व्हाट प्लानिंग टू हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री, राइट. So let's see what is the news saying. So Britain's new PM Andy Burnham has signaled his support for a written constitution for UK, which unlike most countries do not have one authoritative document and is governed by patchwork of statutes, common law, judgments and treaties, right. तो इसका क्या मतलब है, let's understand what is the meaning of written constitution. तो constitution क्या है, इज़ बेसिकली द बेसिक द फाउंडेशनल लॉ ऑफ लैंड. एंड कॉन्स्टिट्यूशन दो तरह के हो सकते हैं, इट कैन बी रिटन एंड इट कैन बी व्हाट अनरिटन. तो दो तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन हो सकते हैं, रिटन या अनरिटन, राइट. अभी न्यूज़ से पढ़ के ये तो क्लैरिटी होगी कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की एग्जांपल क्या है, यूके हैज़ अ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. और अगर मैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँ तो इसकी दो प्राइमरी एग्जांपल्स हैं, एक इंडिया और दूसरा यूएसए. अगर हम यूएसए की बात करें तो ये दुनिया का फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. तो दुनिया में पहली बार रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन से देश में है अगर पूछा जाए तो आंसर इज़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. एंड अगर इंडिया के बारे में फैक्ट याद करना तो ये इंडिया हैज़ व्हाट लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट. ये तो हो गए कुछ दो फैक्ट्स. अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिटन एंड अनरिटन, व्हाट इज़ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज़ अनरिटन. तो इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं. व्हेन आई से देयर इज़ अ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इट मीन्स देयर इज़ नॉट अ सिंगल कोडिफाइड डॉक्यूमेंट which act as foundation of all laws. मतलब कि वहाँ पे कोई एक ऐसा सिंगल डॉक्यूमेंट, कोई ऐसी एक सिंगल बुक नहीं एग्जिस्ट कर रही जिसको आप बोलें कि ये एक फाउंडेशन है सारे लॉज की. क्या वहाँ पे क्या एग्जिस्ट, देयर इज एग्जिस्टिंग व्हाट मल्टीपल सोर्सेज हैं, जैसे डिफरेंट लॉज हैं, डिफरेंट कन्वेंशंस हैं, राइट. उन सब से क्या है, द कंट्री इज ड्राइंग इट्स लॉ. कुछ जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के. तो वेरियस सोर्सेज आर एग्जिस्टिंग विच आर व्हाट लीडिंग टू द formation of law in that country. But when we say when we talk about written constitution, वहाँ पे क्या है, एक codified document है. वहाँ पे क्या एग्जिस्ट करता है, codified single document. एक सिंगल डॉक्यूमेंट है जिसमें which contain what law of land. तो जो हमारा बेसिक फाउंडेशनल लॉ है वो सारा उसमें मेंशन्ड है. तो एक सिंगल डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करता है. जैसे इंडिया का क्या है, एक बुक है जिसको हम क्या बोलते हैं, संविधान बोलते हैं. तो उसमें क्या है, सारी इंपॉर्टेंट बातें उसमें लिखी हुई हैं. और जो भी हम लॉज फ्यूचर में क्या बना रहे हैं वो भी क्या, उसकी इंस्पिरेशन कहाँ से ले रहे हैं, फ्यूचर लॉज की इंस्पिरेशंस भी हमें कहाँ से आती है, उसी रिटन डॉक्यूमेंट से आती है. सो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है कि सारे जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है एक जगह पे कोडिफाइड है. अगर कुछ आपने समझना है क्या करना है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है इस देश में, क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो आपको वो एक डॉक्यूमेंट खोलना है, उसको पढ़ना, यू कैन अंडरस्टैंड. बट व्हेन इट इज़ अनरिटन, कोई एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है, वहाँ पे मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि इस देश के लॉज कैसे होंगे. सो आई होप द डिफरेंस इज़ क्लियर. सो व्हेन वी टॉक अबाउट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखना है दुनिया का फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका था, यूएसए का था. और इंडिया का दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है रीजंस व्हाई इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड. सबसे लंबा क्यों है, कमेंट सेक्शन में मुझे इस चीज़ का आपने आंसर देना है. आप अपने ओपिनियंस बताओ कि आपको क्यों लगता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्गेस्ट है. देखो, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ फैक्ट्स भी याद रखने कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या, देयर आर मोर देन 495 प्लस आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में. तो देख सकते हो कितना लंबा है, राइट. तो लॉन्गेस्ट इतना लंबा क्यों है, उसके रिलेटेड डिफरेंट रीजंस है. तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है व्हाट आर द पॉसिबल रीज़न इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को इतना लंबा होने के, राइट.
So I hope this is clear. So these were all the important news article from today's newspaper. So I hope you like this session. If you have any doubt, feel free to ask in the comment section. Thank you so much, students. Have a great day.